हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों का ये सेट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें से हम लोग का सेट है 9 सितंबर 2022 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रुप डी का है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें प्रीवियस सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग हाल 99 सेट को हल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हम लोग का टेलीग्राम है, हम लोग का 24 एग्जाम वन सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो हम लोग का ये लोगो मिलेगा। जाकर आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं और इस पर टेलीग्राम पर हम लोग भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यदि एक उत्तल लेंस की शक्ति 3 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो हम लोग को फोकस दूरी निकालना है और डायोप्टर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का फार्मूला क्या है? हम लोग का फार्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है 1/d। ठीक है दोस्तों, तो एफ बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 1 बटा में, और डायोप्टर का मान रख देंगे हम लोग का 3। ठीक है दोस्तों, तो एफ बराबर हम लोग क्या हो जाएगा तो 0.33 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वो भी हम लोग का प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा चौथा। ठीक है दोस्तों, तो प्लस 0.33 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो पहला का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कैसे निकाला जाए। तो फोकस दूरी हम लोग का एफ इक्वल टू 1/d। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और 220 वोल्ट को इसके ऊपर लागू किया जाता है तो चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। तो हम लोग को विद्युत धारा निकालना है। ओम दे दिया है हम लोग का, यानी कि आर बराबर हम लोग क्या कितना दे 4.2, और हम लोग का भी बराबर दे दिया हम लोग का 220 वोल्ट। तो हम लोग ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी बराबर 220 वोल्ट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, और आई हम लोग को निकालना है धारा, और आर दिया है हम लोग का 4.2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग आई निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई कितना हो जाएगा 220 बटा में हम लोग का हो जाएगा 4.2। ठीक है दोस्तों, तो कट कर हम लोग कितना आ जाएगा, तो हम लोग कट कर आ जाएगा हम लोग का हो जाएगा 52.38। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 52.38 आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोग का कौन सा दिया है हम लोग का 52.38, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है दोस्तों, तो 52.38 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का भी बराबर आई आर से इसको निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, समांतर संयोजन में जुड़े 3 प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र है। तो हम लोग का 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका प्रतिरोध निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या आता है 1/r=1/में R1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कब चलता चला जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, यानी कि 1/में R 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का श्रेणी क्रम में क्या आ जाता है, हम लोग का श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, जब कविता ने तांबा सल्फेट का जलीय घोल निकाला और एल्यूमीनियम के कुछ कण जोड़े तो समाधान का रंग बदल गया, इसका कारण है। और आंसर बताते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जब तांबा सल्फेट का जलीय घोल निकाला जाता है और एल्यूमिनियम के कुछ कण जोड़े जाते हैं तो रंग बदल जाता है, इसका क्या कारण होता है हम लोग का, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का चौथा। ठीक है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे प्रतिक्रिया में हम लोग का 2Al प्लस 3Cu SO4 इक्वल टू Al2SO4 थ्राइस प्लस 3Cu। तो ये अभिक्रिया है हम लोग की। तो एल्यूमिनियम आसानी से एक रासायनिक समीकरण में तांबा का स्थान ले सकता है, क्योंकि श्रृंखला में तांबा की तुलना में क्या है अधिक है। ठीक है दोस्तों, तांबा की तुलना में अधिक है। ठीक है दोस्तों, श्रृंखलन में, इसलिए समाधान का रंग क्या हो जाता है Al2SO4 थ्राइस के गठन के कारण क्या होता है हम लोग का बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं में से कौन सी संतुलित है। तो हम लोग को संतुलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से संतुलित हम लोग को चारों ऑप्शन में से छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर अब बताइए। ठीक है दोस्तों, आंसर बताते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का तीसरा। ठीक है दोस्तों,
तो रासायनिक समीकरण में कौन संतुलित है, हम लोग को संतुलित निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो Zn क्या है हम लोग का संतुलित है, Zn एक है तो यहाँ पे Zn एक है। ठीक है दोस्तों, H2 है हम लोग का तो H2 हो गया, SO4 है हम लोग का तो SO4 एक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का संतुलित है। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसमें देखते हैं ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में तो फेरस एक है, यहाँ पर फेरस तीन दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, H2 यहाँ पर 2 है तो ये तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 4 है। ठीक है दोस्तों, ये तो गलत है। फेरस यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 3 है। ठीक है दोस्तों, गलत हो गया। फिर Mg एक है, ठीक है, Mg यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि प्रतिक्रिया में प्रत्येक प्रकार के परमाणु की मात्रा प्रतिक्रियात्मक और उत्पादकता दोनों पक्ष क्या समान होते हैं। तो परमाणु की मात्रा और प्रतिक्रियात्मक और उत्पादकता दोनों समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान और परिवर्तन दोनों समान होते हैं। द्रव्यमान और परिवर्तन क्या होता है, दोनों समान होते हैं। एक रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार संतुलित होना चाहिए। तो द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार हम लोग क्या होता है, संतुलित होता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का जो समीकरण संतुलित किए हैं अभी, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित होता है। इसको ध्यान रखिएगा। इस नियम के अनुसार एक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान तो उत्पन्न या हटाया नहीं जा सकता है। इस रासायनिक समीकरण को उचित संतुलन की आवश्यकता होती है। Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 एक संतुलित समीकरण है, क्योंकि प्रत्येक तत्व प्रतिक्रियावादी और उत्पादों दोनों में क्या मात्रा में समान मौजूद है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुने जो तीन कक्षीय हृदय को हो यानी तीन कक्षीय हृदय हम लोग को बताना है, इसमें से कौन है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि गिरगिट। तो गिरगिट हम लोग का क्या है, तीन कक्षीय हृदय है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं मछली। मछली में हम लोग कितना होता है, तो मछली में हम लोग का दो हृदय होता है। ठीक है दोस्तों, और उभयचर यानी कि मेढक में हम लोग का कितना होता है, मेढक में हम लोग का तीन होता है। ठीक है दोस्तों, मेढक हम लोग का तीन होता है। और सरीसृप, सरीसृप में हम लोग यहाँ कहीं सांपों में होता है, सरीसृप में हम लोग का तीन होता है। ठीक है दोस्तों, सरीसृप में भी तीन होता है। और इसका अपवाद में हम लोग का मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल में हम लोग का मगरमच्छ और घड़ियाल में हम लोग का कितना कितना होता है, तो 4 और 4। तो इसको अपवाद के रूप में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मगरमच्छ और घड़ियाल में हम लोग का 4 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, सरीसृप में हम लोग का तीन, मछली में दो, मेढक में तीन। और तेलचट्टा में हम लोग कितना होता है, तेलचट्टा में हम लोग का 13 होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, तेलचट्टा में 13। और पक्षी में हम लोग का 4 होता है। ठीक है दोस्तों, और केचुआ में हम लोग का 8 होता है। ठीक है दोस्तों, केचुआ में हम लोग का 8 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। केचुआ में 8, तिलचट्टा में हम लोग का 13 होता है, पक्षी में स्तनधारी में 4 होता है, मगरमच्छ और घड़ियाल में हम लोग का 4 4, और सरीसृप में 3, मछली में हम लोग का 2 और मेढक में 3। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि कोई प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि वो इससे गुजर रहा है। तो यदि कोई प्रतिक्रिया में जो ऑक्सीजन गुजर रहा है तो उसका क्या होता है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का तीसरा यानी कि ऑक्सीकरण होता है। तो हम लोग का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में हम लोग क्या होता है, ऑक्सीकरण में हम लोग का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में हम लोग का ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन O2 का, O2 क्या होता है हम लोग का जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन क्या होता है हम लोग का अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अलग होता है यानी कि टूटता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होता है यानी कि टूटता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, प्रेरित धारा अधिकतम होती है जब, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुंडली की गति की दिशा चुंबक के क्षेत्र के लंबवत होती है तो प्रेरित धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जैसे है प्रेरित धारा, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा के रूप में जाना जाता है। तो विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना से उत्पन्न जो धारा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा के रूप में जानते हैं। जब एक चुंबक के क्षेत्र और एक कॉइल विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो विद्युत चुंबक प्रेरण होता है। कॉइल के भीतर आवेशित कणों को विद्युत चुंबक के बल द्वारा कॉइल के साथ एक दिशा में धकेल दिया जाता है। एक धारा प्रवाह तब होता है जब कॉइल के अंत बंद हो जाते हैं। प्रेरित धारा, इस धारा को दिया गया एक नाम है। विद्युत शक्ति उत्पादन विद्युत चुंबक के प्रेरण पर बहुत निर्भर करता है।
और माइकल फैराडे ने 1821 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी। इसको ध्यान रखिएगा। तो माइकल फैराडे ने 1831 में चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है, पौधों के परिवहन प्रणाली द्वारा पत्तों और जड़ों से कौन सा उत्पाद प्रभावित किया जाता है? तो पौधों के परिवहन प्रणाली द्वारा पत्तों और जड़ों से कौन सा उत्पाद प्रभावित किया जाता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तीसरा, यानी कि ऊर्जा भंडार और कच्चे माल के रूप में हम लोग का पत्तों और जड़ों से उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व में गैर धातु गुण पाए जाते हैं? तो हम लोग को बताना है गैर धातु गुण पाए जाते हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है लिथियम, चौथा है के पोटेशियम। तो हम 10वां का आंसर क्या आ जाएगा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि क्लोरीन में हम लोग का गैर धातु गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे रसायन विज्ञान में एक धातु धातु बंधन के साथ एक तत्व है और एक आसानी से सकारात्मक आयनों क्रमों का उत्पादन करने की क्षमता है। धातु क्रम यानी मेटोलाइट एक प्रकार का रासायनिक तत्व है जो धातुओं और गैर धातुओं के बीच आता है। यानी सोडियम सोडियम चूंकि सोडियम क्या है, पॉलीश्रेणी का है, यह एक सबसे अधिक धातु है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये धातु है अधिक। के है हम लोग का प्रकृति में सबसे अधिक धातु तत्व क्या, एल्कली धातु, जैसे पोटेशियम है हम लोग का। लिथियम है हम लोग का, लिथियम एक कोमल धातु चांदी, यानी कि धातु चांदी का रंग का है। सभी धातुओं में यह सबसे कम घनत्व है और पानी और लिथियम हिंसक प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पादप पोषण के बारे में निम्नलिखित कथन गलत है। हम लोग को गलत बताना है इसमें से। तो पहला हम लोग का, कार्बन को वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से हरे भरे पौधों द्वारा लिया जाता है, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हम लोग का, खनिजों और पोषक तत्वों को पानी द्वारा कम अवशोषित किया जाता है। दूसरा हम लोग का, कम अवशोषित किया जाता है, ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, पानी को अधिक अवशोषित किया जाता है खनिज, ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे को। तीसरा हम लोग का, लौ और मैग्नीज दोनों ही सूक्ष्म पोषक तत्व माने जाते हैं। तो लौ और मैग्नीज क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व माने जाते हैं पादप पोषण के लिए। चौथा हम लोग का, पौधे सामान्य रूप से मूल क्षेत्र में मिट्टी में पानी का उपयोग करते हैं। तो ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 11वां का दूसरा हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की हम लोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? हम लोग की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है दोस्तों, और अवतल दर्पण की हम लोग क्या हो जाएगी? अवतल दर्पण की हम लोग की फोकस दूरी हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण की ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंब 18 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है। दर्पण द्वारा उत्पादित आवर्धन है। तो हम लोग को आवर्धन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को पहले मतलब कि उत्तल दर्पण के हम लोग की दर्पण का सूत्र से पहले हम लोग को भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1/f इक्वल टू क्या आता है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का एफ कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हम लोग का एफ कितना दिया हम लोग का? +9, यानी उत्तल दर्पण हम लोग का प्लस होता है। ठीक है दोस्तों, और यू हम लोग कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का इसमें माइनस होता है यू। ठीक है दोस्तों, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, यू। अब हम लोग यहाँ से 1/9 हो जाएगा 1/f की जगह, और 1/b हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब प्लस 1/u, यू का मान कितना दिया है हम लोग का? -18। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 1/v बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? 1/9 प्लस 1/18। ठीक है दोस्तों, पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा हम लोग का? v का मान आ जाएगा हम लोग का 6। ठीक है दोस्तों, अब v का मान 6 आ जाएगा। और फिर हम लोग का आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन के लिए हम लोग को m बराबर क्या होता है? -v/u। ठीक है दोस्तों, तो m बराबर -v/u, तो v की जगह हम लोग को 6 रखना है। ठीक है दोस्तों, -6 बटा में, और हम लोग का u कितना दिया है हम लोग का? -18, तो -18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो m बराबर क्या था हम लोग को? -v/u। तो -6 बटा में हम लोग का -18, तो हम लोग का कितना कट करा जाएगा? 1/3। ठीक है दोस्तों,
तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 1। ठीक है दोस्तों, 1/3। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को आवर्धन निकालने के लिए पहले इसमें हम लोग को दर्पण का सूत्र का फार्मूला निकालना होगा। उसके बाद आवर्धन का फार्मूला रखकर m बराबर माइनस v/u से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पित्त रस के कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है, उस विकल्प को चुने जो पित्त रस का कार्य नहीं। तो हम लोग को पित्त रस का कार्य नहीं उसको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया है ऑप्शन, अग्नाशय एंजाइम की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, तो ये पित्त रस का कार्य है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है बड़े वसा ग्लोब्यूलस को छोटे आकार में तोड़ता है, ये भी बात सही है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हम लोग का अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ये भी बात सही है। ठीक है दोस्तों, चौथा है प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ये बात क्या हम लोग का गलत है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन पाचन करने के लिए हम लोग का एंजाइम का कार्य नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, पित्त रस, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, चौथा। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन पाचन वाले एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, तांबे, चांदी, निक्रोम और कांच के तार समान लंबाई और व्यास के होते हैं, किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो हम लोग को बताना है किसका प्रतिरोध अधिक होगा, चांदी का, कांच का, निक्रोम का या तांबा का। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा, यानी कि कांच का प्रतिरोध यानी कि सबसे अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध होता है मतलब कि बाधा डालना। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा मतलब कि रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो कांच हम लोग का ज़्यादा अधिक प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इसमें होता है, तांबे, चांदी, नाइक्रोम में कम होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक का वह भाग क्या कहलाता है जहाँ से चुंबक के क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबक के क्षेत्र जहाँ से निकलती है वो चुंबक क्या कहलाता है हम लोग का, 16 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, यानी कि आंसर 1। यानी चुंबक का वह भाग का क्या कहलाता है जो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं निकलती है हम लोग का उत्तरी ध्रुव कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का जहाँ पर मिल जाती है हम लोग का उसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरी जहाँ से निकलती है वो उत्तरी ध्रुव कहलाती है, और जहाँ पर बंद हो जाती है वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए प्राकृतिक संकेतक नहीं है। तो हम लोग का प्राकृतिक संकेतक नहीं है, बताना है इसमें से दो, तो अम्ल क्षार के लिए। तो आंसर हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बताते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का मिथाइल नारंगी, यानी कि चौथा हम लोग का सांकेतिक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का प्राकृतिक संकेतक रूप में हल्दी आता है, हाइड्रेजिया का रंगीन पखुड़िया आता है, और पेटूनिया की रंगीन पखुड़िया, ये तीनों ऑप्शन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मिथाइल नारंगी हम लोग का कृत्रिम रूप से आता है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यह पाया गया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के फैलाव के द्वारा एक रंग घटक जितना अधिक मुड़ा होता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर, म्यू वी और म्यू गामा वाई क्रमशः लाल, बैंगनी और पीली रोशनी के लिए अपवर्तनांक सूचकांक है, तो उनके बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, यानी कि म्यू भी बड़ा होगा, फिर म्यू वाई हो जाएगा, फिर म्यू आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का म्यू भी हम लोग का बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो म्यू भी मतलब बैगनी रंग का हम लोग का सबसे पहले आ जाएगा, फिर म्यू वाई का मतलब हो जाएगा हम लोग का, उसके बाद बैगनी के बाद हम लोग का पीला आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का लाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पदार्थ O2 के साथ जुड़ता है तो उसे मिलता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हम लोग क्या हो जाता है हम लोग का, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा एक, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है उसे ऑक्सीडाइज कहा जाता है। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए सामग्री को पेंट या तेल जैसे ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थों के साथ लेपित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा जारी करती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया सहित कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्वसन और दहन के लिए ऑक्सीकरण जैसे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं।
धातु में जंग लगना एक जैविक पदार्थों का सड़ना भी क्या है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? हम लोग को कथन में सही बताना है। तो ऑप्शन दिया है ए, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। तो हम लोग का प्रत्येक विशिष्ट के लिए एक जीन होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों। दूसरा दिया है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट, उत्तर प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, विशिष्ट आरएनए होता है। ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, एक विशिष्ट प्रोटीन और एक जीन अलग से नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। ये बात गलत है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों। हम लोग का प्रत्येक प्रोटीन एक विशिष्ट जीन होता है। ठीक है दोस्तों। प्रोटीन एक क्या होता है? हम लोग का एक जीन होता है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो हम लोग का किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था हम लोग का? तो पहला है हम लोग का मटर के पौधे की लंबाई, दूसरा है पत्तों का आकार, तीसरा है बीज का आकार, चौथा हम लोग का फूलों का रंग। तो हम लोग का 21 का क्या हो जाएगा? 21 का दूसरा, यानी कि पत्तों का आकार का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है दोस्तों। हम लोग मटर के पौधे की लंबाई का प्रयोग किया था मेंडल ने, बीज का आकार कैसा था हम लोग का, और फूलों का रंग कैसा था, मेंडल ने ये प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है कहलाते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है, क्या कहलाएंगे हम लोग का? तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? 22 का हम लोग का असंतृप्त यौगिक। ठीक है दोस्तों। तो संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक में हम लोग का एल्केन आता है और एल्केन आता है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, एल्केन। और असंतृप्त में हम लोग का एल्केन और एल्काइन आता है। ठीक है दोस्तों। तो असंतृप्त में हम लोग का एल्केन और एल्काइन आता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखें। तो संतृप्त में हम लोग का एल्केन आता है, यानी सिंगल वन। और संतृप्त में हम लोग का एल्केन और एल्किन और एल्काइन आता है। ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, न्यूलैंड का अष्टक नियम किसके साथ सुपरिभाषित होता है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम किसके साथ सुपरिभाषित होता है हम लोग का? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? दूसरा, यानी कि केवल हल्के तत्वों के साथ सुपरिभाषित होता है हम लोग का न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग का न्यूलैंड का अष्टक नियम, ब्रिटिश रसायन जॉन न्यूलैंड्स ने 62 तत्वों का प्रयास किया जो 1864 में उस समय ज्ञात थे। तो 62 तत्व ज्ञात किया उस समय न्यूलैंड ने, जिस समय 1864 में। उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और प्रत्येक 8वां तत्व समान गुणों को साझा किया और अवलोकन के आधार पर न्यूलैंड का अष्टक नियम विकसित किया। अष्टक का नियम ये कहता है कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते हैं जब तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। संगीत के सप्तक जिन्हें 8वें स्वर की तुलना पहले स्वर से की जा सकती है, उन्हें न्यूटन के तत्वों के बीच समानता को दर्शाने के लिए किया गया था। हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है, 440 न्यूटन भार की एक लड़की 20 सेकंड में एक रस्सी पर 7 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति, यानी कि पी निकालना हम लोग को। तो हम लोग का एफ बराबर कितना दिया है हम लोग का? 440 न्यूटन। ठीक है दोस्तों। और टी बराबर हम लोग का दिया है 20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों। और ऊंचाई हम लोग का एस बराबर कितना दिया है? 20। ऊंचाई हम लोग का दिया है 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई हम लोग का 7 मीटर है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर हम लोग का एफ एस होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से तो 440 हो जाएगा और एस का मान कितना है? 7। ठीक है दोस्तों। तो डब्लू बराबर यहाँ से डब्लू निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का पी बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर डब्लू बाई टी। ठीक है दोस्तों। तो डब्लू का मान 440 गुणते 7, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? टी। टी हम लोग कितना दिया है? 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा 154। ठीक है दोस्तों, 22 गुणते 7 हो जाएगा, तो यानी कि 54, 154। आंसर क्या आ जाएगा? 154 डब्लू। ठीक है दोस्तों। तो वाट, तो लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति क्या आ जाएगी? 154 वाट। ठीक है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी के आधे हैं। पृथ्वी पर डब्लू भार की वस्तु
का भार उस ग्रह पर होगा। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 2W, यानी कि चौथा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम लोग इसको देख। जैसे माना पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग का m तथा त्रिज्या क्या है, r है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बराबर होता है, तो g बराबर क्या हो जाएगा? g हो जाएगा हम लोग का स्मॉल g बराबर कैपिटल G, और इस m अपान r स्क्वायर। और वजन हो जाएगा W बराबर mg होता है, और mg बराबर क्या हो जाएगा? तो g अपान g इक्वल टू m अपान r स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल m बटा r स्क्वायर। अब ग्रह का द्रव्यमान देखते हैं, m/2 और त्रिज्या क्या आ जाएगी? आधी हो जाएगी। तब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बराबर होता है, तो जी डैश बराबर क्या आ जाएगा? g 2m डैश अपन r स्क्वायर। तो वजन हो जाएगा w डैश बराबर mg डैश इक्वल टू 2 गुणते g m कैपिटल M और स्मॉल m बटा में r स्क्वायर बराबर 2W। तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और g m कैपिटल M अपान r स्क्वायर की जगह पर हम लोग को W लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये सेट खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।